चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे सोशल फार्मेसी का एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल स्टडीज में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। और आपके सोशल फार्मेसी का ये एक यूनिट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, इनका प्रोडक्शन न्यूट्रिशन के हेल्प से ही होता है और हमारे सर्वाइवल के लिए। तो हम जो कुछ डेली बेसिस पे फूड कंज्यूम करते हैं उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। ये सबसे हमारी बॉडी में मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स और ये जितने भी न्यूट्रिशंस है ये हमारी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशंस। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम भी हुआ है फार्मासिस्ट का, आप लोग को पता होगा 26 को। और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। अच्छे गए हैं एग्जाम्स, पेपर भी काफ़ी इजी आया था। कट ऑफ भी हाई रह सकता है ना। तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ इन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। फार्माकोपिया पे क्वेश्चन आया था कि भाई आपका बीपी फार्माकोपिया कब आया था, आप में से कोई बताना चाहेगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 में आया था। और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1820 में। और हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है इसके जो पब्लिकेशन की प्रोसेस है कब शुरू हुई थी, 1944 में। और इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट कब आई थी, ये 1946 में। और इंडियन आईपी का फर्स्ट एडिशन ये 1955 में आया था। ठीक है, घोष जी की चेयरमैनशिप में आया था। तो इंडियन फार्माकोपिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है। इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग हर 1-2 साल में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आप अपने थ्योरी एग्जाम में भी इन कंटेंट को शामिल करके अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आपकी मार्किंग अच्छी होगी। ठीक है। तो फूड क्या होता है, हर वो चीज जो हम हमारा पेट भरने के लिए खाते हैं मुंह से वो फूड कहलाती है। ठीक है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, जूस, जो कुछ आप खा रहे हो, फल, फ्रूट्स, है ना, सब इसमें आ जाता है। तो ये हो गई फूड की डेफिनेशन। फूड क्यों जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है ना, एंजाइम और हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है। और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, है ना, ये सबके प्रोडक्शन के लिए हमें न्यूट्रिशंस चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी में यदि कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने के लिए जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, है ना, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये सब आपके न्यूट्रिशन से ही बनते हैं। तो ये हो गई फूड की डेफिनेशन। फूड आपका इनऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है, ऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हमें फूड मिलता है। ठीक है। और फूड का जैसे आपका फूड में हम कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। मैक्रो वो जो हमें बल्क में चाहिए, तो मैक्रो का एग्जांपल होगा प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। ठीक है, ये मैक्रो में आ जाएंगे। और माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट में जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। तो स्मॉल अमाउंट में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वाइटामिन्स और मिनरल्स की। ठीक है, हमारी बॉडी में मिनरल्स की सिंथेसिस नहीं होती, हमें एक्सटर्नली आउटसोर्सिंग मिनरल्स की करनी पड़ती है। और ज्यादातर विटामिन्स हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। एक ही विटामिन डी ऐसा है जो हमारी बॉडी में सन की प्रेजेंस में बनता है। जब हम धूप सेकते हैं तो उससे विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है। बाकी सारे विटामिन्स हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। अब हमारे फूड के सोर्स है, जैसे प्लांट से भी हमें फूड मिलते हैं, जैसे पल्सेस हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब प्लांट सोर्स से हो गया। एनिमल सोर्स से भी हमें फूड मिलता है। एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, है ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, तो नॉनवेज भी एक फूड सोर्स होता है। अब हमें फंक्शन के बेसिस पे फूड क्या करता है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी प्रायोरिटी बेसिस पे कार्ब से एनर्जी लेती है। ठीक है, आपने ऐड देखा होगा ना, ग्लूकॉन डी तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज किसका स्मॉल यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल में आएगा कार्ब्स और फैट, है ना। कितनी एनर्जी मिलती है ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यदि 1 ग्राम कार्ब या प्रोटीन बर्न होगा तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। और रिच सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, फैट होता है। लेकिन हमारी बॉडी सबसे पहले कार्ब से एनर्जी लेती है।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी फैट से एक्चुअली एनर्जी लेने में बॉडी को खुद की बहुत एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है ना। लेकिन फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये फंक्शन के बेसिस पे है कि किस फूड से हमें किस टाइप के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जैसे किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स का मास बढ़ाना है, ठीक है, या रिपेयरिंग करनी है। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, और उसके ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो उसको प्रोटीन खाना पड़ेगा। प्रोटीन से डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, बॉडी का साइज बढ़ेगा। ये सब यदि कोई चाहता है तो उसको प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है एक क्लासिफिकेशन जो कि फूड के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे है कि कौन सा फूड हमारी बॉडी में क्या करता है। ठीक है। अब हम प्रोटीन और फैट डिस्कस करेंगे। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। यदि हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का स्मॉल यूनिट होता है, और 20% हमारा बॉडी प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होना होता है। ये EAA कहलाते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये 9 होते हैं। और टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं 24, जो ह्यूमन बॉडी को जिनकी जरूरत पड़ती है। इसमें से 9 ऐसे हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, और बचे हुए ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। ठीक है। कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल है, जैसे लूसिन, आइसोलूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन। ये एग्जाम्पल्स है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के। एसेंशियल मतलब बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी, बाहर से आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। प्रोटीन का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी बिल्डिंग के काम आता है। ठीक है। और हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन हुआ। ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स भी प्रोटीन के बनते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का। हीम प्लस ग्लोबिन मतलब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ जब आयरन एसोसिएट होगा तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हर सेल तक, इसको कैरी करके लेके जाता है और ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल कराता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन से हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। अभी बताया था 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो प्रोटीन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ICMR के गाइडलाइंस कहते हैं कि हमें कितना प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। तो इसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोटीन चाहिए? तो मेल को, एक हेल्थी एडल्ट मेल है तो उसको 60 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। फीमेल को 5 ग्राम लेस, मतलब 55 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। और यदि नॉर्मली यदि देखा जाए तो हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा बॉडी वेट सपोज मेरा 80 kg है, तो मुझे 1 kg के हिसाब से 1 ग्राम लगेगा। तो मतलब मुझे 80 ग्राम प्रोटीन पर डे मेरी डाइट में होना चाहिए, तब मैं फिट रहूंगा, तब मैं हेल्थी रहूंगा। ठीक है। तो प्रोटीन हमें जैसे दाल से मिलता है, तो हमें ऐसे सोर्सेज हमारी डाइट में शामिल करने हैं जिससे हमारे बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति हो सके। तो 1 किलो को 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है। तो आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको डेली प्रोटीन लेना है। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन के सोर्सेस क्या है, और उसको आपको आपकी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। और यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको 15 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है? 55, उसमें 15 आप ऐड कर दोगे। 55 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70। ठीक है। तो 70 ग्राम पर डे एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन की नीड है। और लैक्टेटिंग मदर को, ऐसी माएँ जो अपने छोटे बच्चों को, शिशुओं को स्तनपान करा रही हैं, दूध पिला रही हैं, उनको 25 ग्राम एडिशनल प्रोटीन पर डे लेने की जरूरत है। मतलब 55 प्लस 25 हो जाएगा, है ना। तो इसमें 80 ग्राम पर डे प्रोटीन
की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसे केसेस है जिसमें प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग करता है डेली बेसिस पे, काफी एग्जॉस्टिंग ऐसा वर्क करता है जो काफी एग्जॉस्ट करने वाला हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, जिम कर रहा है ना, रनिंग कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये आईसीएमआर के हमने गाइडलाइंस देखे जिसके हिसाब से हमें प्रोटीन कंज्यूम करना जरूरी है। अब हम लिपिड की बात करते हैं, तो लिपिड का जैसे ही नाम आता है तो फैट, चर्बी, एडिपोज टिश्यू, है ना। जिन लोगों में मोटापा होता है उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एक प्रकार का फैट होता है जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। लिपिड की यदि हम बात करें तो उसमें फैटी एसिड्स आते हैं, ग्लिसरॉल आता है ना। कार्बन की लॉन्ग चैन होती है लिपिड, जिसमें मोर देन 21 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और हमारी बॉडी का 25% बॉडी मास फैट का बना होता है। ठीक है। फैट में जैसे ऑयल्स आता है, फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं। स्टेरॉइड से हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन बनते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हुआ मेल में। तो जितने भी ये हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन, ये स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं और ये सारे फैट से बनते हैं। ठीक है। और जो वाइटामिन हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए, ये विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और इसका स्टोरेज हमारी बॉडी में होता है क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होता है। ठीक है। तो ये भी आपके लिपिड नेचर के होते हैं। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या होता है? यदि लिपिड प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाए तो लिपोप्रोटीन्स बनाता है, मतलब प्रोटीन और लिपिड का कॉम्बिनेशन। और यदि लिपिड कार्ब्स के साथ एसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ठीक है। तो लिपिड प्रोटीन के साथ भी एसोसिएट होता है और कार्ब्स के साथ भी होता है। यदि कार्ब्स के साथ होगा तो ग्लाइकोसाइड्स बनाएगा। ठीक है। और यदि प्रोटीन के साथ होगा तो लिपोप्रोटीन बनाएगा। तो ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। अब हम देखते हैं लिपिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले आता है सिंपल। ठीक है। सिंपल का एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स, एस्टर्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, है ना। आपको एडिपोज टिश्यू के बारे में पता है? एडिपोज टिश्यू कहाँ पर स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और इसका एक्यूमुलेशन बॉडी में तब होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा फैट, डाइट में फैट बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा तेली खाना खाता है। ठीक है। खाना बनाते हम तेल डालते हैं ना, उसमें बहुत सारे तेल यूज करते हैं। कैस्टर ऑयल, कैनोला, तो फल्ली का तेल, तो सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स हम खाने में यूज करते हैं। तो बस ज्यादा तेल का खाने से ही ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। ठीक है। तो सिंपल लिपिड का एग्जांपल क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड्स, एस्टर्स, फैटी एसिड। एस्टर क्या होता है? यदि लॉन्ग कार्बन चैन में यदि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एस्टर फैटी एसिड कहलाता है। ग्लिसरॉल और एडिपोज टिश्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, यही कॉम्बिनेशन यदि किसी के साथ कर ले, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है। एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड के एग्जाम्पल हमने देखे और सिंपल के एग्जाम्पल देखे। फैट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यदि हम फैट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फैटी एसिड्स मिलेंगे और क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलेगा। ये दोनों चीजें यदि हमें मिल रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो फैट है। लिपिड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं लेकिन वो आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। ठीक है। कि लिपिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके प्रैक्टिकल्स भी आप नेक्स्ट ईयर में करोगे। ठीक है। अभी तो समझ लो बस कि लिपिड होता क्या है। ठीक है। अब इसको ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड। इसके सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स से मिलता है और फिश ऑयल, है ना। कॉड लिवर ऑयल, सी कॉड के जो कैप्सूल्स आते हैं ना, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, उसमें ये पाया जाता है। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब इसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो यदि मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो पॉली सैचुरेटेड कहलाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड में वन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो पॉली का एग्जाम्पल क्या है? कोई बताएगा? पॉली का एग्जाम्पल है आपका ओमेगा 3। आपने सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, अरेचिडोनिक एसिड, है ना। ये सब आपने सुना होगा। और जितने भी ऑयल्स आते हैं इसमें, सोया ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है।
और मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका सोशल फार्मेसी में जो एक है ना न्यूट्रिशन, उसमें ये सब आता है। ठीक है। और एलडीएल होता है, एसडीएल होता है। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। और एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एलडीएल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहता है। ठीक है। एलडीएल यदि हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमें हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होने लगेगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, है ना, स्कीमिया जैसी प्रॉब्लम हमें होने लगेगी, चेस्ट पेन होने लगेगा। है ना। तो ये किस वजह से होता है? जब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ता है। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 130 mg/dL। ठीक है। और एचडीएल की नॉर्मल रेंज होती है 40 mg/dL। तो एचडीएल हमारी बॉडी के लिए गुड फैट होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हमारी बॉडी स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में करती है। ठीक है। तो एलडीएल हमारी बॉडी में नहीं बढ़ा आना चाहिए। ठीक है। एलडीएल का रेफरेंस रेंज आपको याद रखना है 130 mg/dL। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बुरी बुरा फैट हमारी बॉडी में जो नुकसान पहुंचाता है, जो एक्यूमुलेट होता है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है। आर्टरी की इंटरनल वॉल पे इसका एक्यूमुलेशन डिपॉजिशन होता है, जिसकी वजह से डायमीटर कम हो जाता है, और डायमीटर कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब फंक्शन क्या होते हैं लिपिड के हमारी बॉडी में? बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है। पहली चीज तो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। ठीक है। कितना बताया था मैंने आपको? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। दूसरा क्या होता है? यदि हम फास्टिंग कंडीशन में हैं तो हमारी बॉडी फैट से एनर्जी कंज्यूम करती है। इसलिए जो भी लोग फैटी होते हैं, ओबेस होते हैं, उनको उपवास करना चाहिए। उपवास से क्या है, उनकी बॉडी फैट को बर्न करके उससे एनर्जी लेगी, तो उनकी बॉडी में फैट का जो रेशियो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है इसमें? आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टेस्टी फूड कौन से होते हैं जिसमें फैट होता है? इसलिए तो पिज्जा बर्गर लोगों को बहुत पसंद आता है ना। मैदा, मैदा खाने में बड़ी मजा आती है ना। तो ऐसी चीज जिसमें फैट होता है वो हमें अच्छी लगती है। तो फूड को पैलेटेबल बनाने के लिए उसमें फैट ऐड किया जाता है। ठीक है। हमारी बॉडी में जो स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स है, जिसको हम सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये मेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, मेल को मेल बनाता है। और फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन डेवलप करता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी में फैट से ही होता है। बाइल एसिड, बाइल एसिड डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बाइल एसिड के बारे में पढ़ा है। ठीक है। और दूसरा, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है, ठीक है, इनको स्टोरेज प्रोवाइड करता है फैट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है KEDA, है ना। तो हमने न्यूट्रिशन वाले यूनिट में अभी लिपिड और प्रोटीन को डिस्कस किया है। ठीक है। और इसके बाद के जो न्यूट्रिशंस हैं, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? कामना, कैलाश, भारती, नहीं सर। है ना। चलो, इस लेक्चर का मैं वीडियो अभी आपसे शेयर कर देता हूँ लिंक, तो आप इसको फिर से सुन सकते हो। नोट्स वोट्स बनाना हो तो बना लेना। ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बिल्कुल सर।